हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, इसका थोड़ा बहुत आइडिया मैंने इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें दे दिया था। कॉम्पटन इफेक्ट को भी मैंने आपको बताया था कि वो क्वांटम मैकेनिकल क्लासिकली मैकेनिकली प्रूव नहीं होता है। क्लासिकल मैकेनिकली प्रूव नहीं होता है। ये केवल किसके द्वारा होता है प्रूव? क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा। किसके द्वारा? क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा। तो इसको अपन जो कॉम्पटन इफेक्ट है, इस टोटल जो टॉपिक है उसको अपन केवल यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या है ये कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट देखिए, ये जो एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट कॉम्पटन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कॉम्पटन के द्वारा। उसने क्या कहा, जब कोई आपके पास स्केटर है, क्या है कोई स्केटर, और उस स्केटर के ऊपर एक्स रेज इंसिडेंस करते हैं। क्या करते हैं? एक्स रेज इंसिडेंस करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दो प्रकार की स्कैटर्ड वेव आपको प्राप्त होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की स्कैटर्ड वेव क्या होती है? प्राप्त। और वो दो प्रकार कौन से हैं? एक प्रकार की वेव तो ऐसी आएगी, एक प्रकार की एक्स रेज ऐसी आएगी जिसकी वेवलेंथ सेम टू सेम या अपर कहे इक्वल वेवलेंथ होगी किसके? इंसिडेंस रेज के। और एक प्रकार की ऐसी आएगी कि उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी पहले वाले की तुलना में। उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो कैसे। और वो वेवलेंथ जो ज्यादा हो जाती है ना, ग्रेटर हो जाती है, उस ग्रेटर होने की जो कंडीशन है उसी को अपन एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा। वो ग्रेटर क्यों हो रही है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, देखिए, चाहो तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए। ये है कोई स्केटर, परिकिरणक। ये हो गया कोई परिकिरणक। इसके ऊपर क्या हो गया? एक्स रे इंसिडेंट। एक्स रे इंसिडेंट। तो दो प्रकार की एक्स रे आपको ऑब्टेन होगी। एक तो इस प्रकार की जो सेम वेवलेंथ होगी, आपतित एक्स किरण के समान तरंगदैर्ध्य। आपतित एक्स किरण के समान तरंगदैर्ध्य, दोनों की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ क्या होगी? सेम। और एक प्रकार की ऐसी है जिसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इंसिडेंट की रेजिस्टेंस में ग्रेटर देन आपतित एक्स किरण से अधिक तरंगदैर्ध्य। आपतित एक्स किरण से अधिक तरंगदैर्ध्य की परिकिरणित एक्स किरण, अधिक तरंगदैर्ध्य की परिकिरणित एक्स किरण। ठीक है, आप और यहां पर मान लीजिए इसकी वेवलेंथ है लेमडा। तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? क्योंकि सेम है तो लेमडा ही होगी। सेम है तो क्या होगी? लेमडा। यहां पर इसकी वेवलेंथ क्या हो रही है? ग्रेटर हो रही है। उसको मैं क्या मान लेता हूं? लेमडा डैश मान लेता हूं। क्या मान लिया मैं इसकी वेवलेंथ को? लेमडा डैश। तो अब जो लेमडा डैश और जो लेमडा का जो डिफरेंस है, लेमडा डैश और लेमडा का जो डिफरेंस है, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम डेल लेमडा के द्वारा। किसके द्वारा? डेल लेमडा के द्वारा। और जो डेल लेमडा है इसे अपन क्या कहते हैं? कॉम्पटन विस्थापन। कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, तो देखिए, ये आपको डायग्राम बनाने के बाद में इसकी थ्योरी लिख लेनी है। कैसे लिखेंगे? चित्रानुसार जब किसी परिकिरणक पर
जब किसी प्रकीर्णक पर एक्स किरण को आपतित किया जाता है तो दो प्रकार की एक्स किरणें प्राप्त होती है। जब किसी प्रकीर्णक पर एक्स किरणों को आपतित किया जाता है तो दो प्रकार की एक्स किरणें प्राप्त होती है। ठीक है, एक प्रकार की एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के समान होती है, जबकि दूसरे प्रकार की एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक हो जाती है। आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक हो जाती है। ठीक है, अधिक हो जाती है। प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य का आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक होना, प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य का आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक होना कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्पटन प्रभाव। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है दोनों प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य का अंतर, दोनों प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य का अंतर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर डेल लैम्डा कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। यह आपको ऐसे कैसे लिखना है, इंग्लिश में बात लिख लेना। अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन, when X-ray photon incident on a scatter, then we obtain two types of scattered rays. First, scattered rays have equal wavelength of X-ray incident X-rays, and second type of scattered X-rays have greater wavelength comparing to incidence X-ray wavelengths। ठीक है, this phenomena is known as Compton effect। The difference between both X-rays, the difference between wavelength of both X-rays lambda dash minus lambda is equal to del lambda is known as Compton shift। यह आपको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखो, एक की वेवलेंथ ज्यादा और एक की वेवलेंथ सेम है। अब इसको समझना। ठीक है, क्या है ये चक्कर, क्या है? मैं कुछ की वेवलेंथ ज्यादा और ये कुछ की वेवलेंथ सेम लगी तो ये दो प्रकार की वेवलेंथ क्यों आई? ये दो प्रकार की वेवलेंथ क्यों आई? पहले इसको अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा? क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा। भाई क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है ये तो अपन स्टडी करें ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलती है जब कोई रेडिएशन मान लो या फिर एक्स रे मान लो, जब कोई एक्स किरण किसी स्केटर के ऊपर इंसिडेंस होगी तो क्या होगा, उसके जो एटम्स है, उसके जो परमाणु है, वो परमाणु क्या कर देते हैं, ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। और उत्तेजित होकर वो क्या करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, दोलनी गति करते हैं। क्या करते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। दोबारा समझना, जब एक्स रे इस स्केटर के ऊपर इंसिडेंस होगी तो जो इसके एटम है वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड। क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड। और वो एक्साइटेड एटम क्या करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, दोलनी गति करते हैं। तो जब वो ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, क्या करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, तो वो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज, और वो भी सेम फ्रीक्वेंसी के, समान आवृत्ति के। दोबारा समझना, एक्स किरण पर किसी प्रकीर्णक पर आपतित हो गई, इसके एटम एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड होने के बाद में क्या करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, और इस मोशन के दौरान वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, वो भी सेम फ्रीक्वेंसी के। किसके? सेम फ्रीक्वेंसी के, इसके चारों ओर, सभी डायरेक्शन में। जब फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो ये बोलती है कि दो प्रकार की वेवलेंथ आनी नहीं चाहिए, दो प्रकार की वेवलेंथ नहीं आनी चाहिए। उस ऑसिलेटरी मोशन में सेम वेवलेंथ की एक्स रेज क्या होनी चाहिए, प्रोड्यूस। तो यहाँ पर लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा है, दो प्रकार की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो गई, यहाँ पर फेल हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको कॉम्पटन
जो इफेक्ट है कॉम्पटन इफेक्ट को क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा समझते हैं। देखो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, समझना इसको। क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलती है, ये यहां पर एक्स रे क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। जब यहां पर एक्स किरण इंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन में एक प्रकार का एक्स किरण फोटोन नहीं है, क्या है, एक प्रकार का एक्स किरण फोटोन। जब इसके ऊपर इंसिडेंस होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो क्या है मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, कोलिजन करेगा। क्या करेगा, कोलिजन। दोबारा समझना, ये आ गया एक्सरे फोटोन, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में यदि कोलिजन कर गया, यदि कोलिजन कर गया तो क्या करेगा, अपनी कुछ एनर्जी इसको देगा ना, ये अपनी कुछ एनर्जी, कोलिजन हो गया एक प्रकार के, तो उस कोलिजन में अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा। जब अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला। तो अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले कुछ एनर्जी से मतलब 20 जूल थी, कुछ एनर्जी इसको देती है, उसके बाद 15 जूल ही बच रही है। कितनी बच रही है, 15। जैसे ही अपनी कुछ एनर्जी इसको देगा, इस एक्स रे की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही इसकी एनर्जी कम होगी, न्यू की वैल्यू भी तो कम होगी, यहाँ ई कम तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू कम, और न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा, लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू। तो जैसे ही न्यू की वैल्यू कम होगी, लेमडा की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे ही न्यू की वैल्यू कम होगी, लेमडा की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ये? इंसिडेंट एक्स रे फोटोन अपनी कुछ एनर्जी स्केटर के इलेक्ट्रॉन को देगा, स्केटर के इलेक्ट्रॉन को जब देगा तो इस एक्स रे की एनर्जी कम हो जाएगी। एक्स रे की एनर्जी कम होने का मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि उसकी वेवलेंथ बढ़ गई। ठीक है, अब लेकिन कुछ यहां पर देखो, यहां पर कुछ की सेम फ्रीक्वेंसी भी है, सेम वेवलेंथ भी है, तो सेम कैसे आ रही है, मीडियम का जब इलेक्ट्रॉन इसके सामने आएगा तभी तो देगा ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में है ही नहीं, कुछ एक्स रे फोटोन ऐसा है कि उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलिजन हुई ही नहीं, तो जब उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होगी तो सेम टू सेम ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन पूरा डेरिवेशन करते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला अपन फाइंड आउट करते हैं। तो अब आएगा देखो उसका टोटल डेरिवेशन। देखो इलेक्ट्रॉन की अपन ने यहां पर बात की, मीडियम के इलेक्ट्रॉन की, तो यहां पर मान लिया पहले कोई एक इलेक्ट्रॉन था, ये लिख दिया इलेक्ट्रॉन, और ये है रेस्ट इलेक्ट्रॉन, विराम इलेक्ट्रॉन। क्या है, विराम इलेक्ट्रॉन। इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये क्या हुआ, कोई इन फोटोन क्या हो गया, इंसिडेंट। ये लिख दिया मैं इंसिडेंट फोटोन। क्या लिख दिया मैंने, इंसिडेंट फोटोन। और इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी मैंने क्या मान ली, न्यू, वेवलेंथ मैंने क्या मान ली, लेमडा। ठीक है, ये यहां पर जो रेस्ट जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका रेस्ट मास क्या मान लिया, m0, और जब ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम 0, p बराबर mv, रेस्ट में तो वेलोसिटी 0। ठीक है, ये आ गया। अब ये इंसिडेंट फोटोन इससे क्या करेगा, कोलिजन करेगा, और जब कोलिजन करेगा तो ऐसे मान लो कोलिजन के बाद में ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया। ठीक है, और ये फोटोन कोलिजन के बाद में इस साइड चला गया, और इसकी जो एवरेज जो इसकी जो लाइन है वो ये लिख दी अपन ने, पहले इस साइड से आ रहा था ना ऐसे। तो अब देखो इंसिडेंस डायरेक्शन ये है, कौन सी है ये, इंसिडेंस डायरेक्शन। ठीक है, इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, और इस एंगल को मैंने मान लिया फाई। इंसिडेंस ये था, चला गया इस साइड, जाना चाह रहा था इस साइड, चला गया इस साइड।
तो किसी भी पार्टिकल की अपने मीन पाथ से या अपने पाथ से जो डेविएशन होता है, उस डेविएशन को फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ, परिकिरणित फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, परिकिरणित फोटोन, और इसको लिखेंगे अपन प्रतिसिक्त इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, प्रतिसिक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आगे, इस जो प्रतिसिक्त जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो मूविंग स्टेट है, मास क्या मान लिया m, वेलोसिटी इसकी क्या मान ली v, एनर्जी मैंने इसकी क्या मान ली E। ठीक है, एनर्जी क्या मान ली मैंने E। अब आगे और देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने क्या मान ली न्यू डैश, वेवलेंथ क्या मान ली मैंने लैम्डा डैश। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि एनर्जी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू, क्या होती है एच न्यू, और मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन ये होता है एच बाई लैम्डा, क्या होता है एच बाई लैम्डा। ठीक है, अब और देखिए आगे, मैं यहाँ पर कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करने के लिए, ये मैं जैसे एक्स एक्स बना रहा हूँ, इसको मैंने एक्स एक्स मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया वाई एक्स। तो आप लोग जानते हैं कि एनर्जी के कंपोनेंट नहीं हो सकते, एनर्जी के कंपोनेंट नहीं हो सकते, लेकिन मोमेंटम के कंपोनेंट हो सकते हैं ना, और कंपोनेंट करना आपको आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अब देखिए, सबसे पहले ये लिख लेना कि चित्रानुसार एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर न्यू फ्रीक्वेंसी का कोई एक फोटोन क्या होता है, इंसिडेंट होता है, आप तो होता है, तो जिससे फोटोन क्या होता है परिकिरणित, जिससे उसकी वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा डैश, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्रतिसिक्त, थीटा एंगल के ऊपर, ये फाई एंगल के ऊपर, ये आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि पहले की एनर्जी कितनी है, बाद की एनर्जी कितनी है, ये तो लेना। तो पहले की एनर्जी देखो, इसकी कितनी है, E इज इक्वल एच न्यू, E इज इक्वल एच न्यू, ये लो भाई लिख दिया मैं, E बराबर एच न्यू और P बराबर एच बाई लैम्डा। ठीक है ना, ऐसे इसको लिख लो, इसकी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है ना, सी न्यू बराबर तो लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू, एच न्यू अपॉन सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। ऐसे में इसको ई डैश लिख रहा हूँ, इसको आप ई मत लिखो, आप ऐसे कैसे छोड़ दो, ई डैश बराबर ये हो जाएगा एच न्यू डैश, और पी डैश बराबर हो जाएगा एच बाई लैम्डा डैश, और ये एच न्यू डैश बाई सी लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, एच न्यू प्लस इसकी एनर्जी हो गई, इसकी एनर्जी क्या जाएगी, मास एम नोट है, तो क्या हो जाएगा ये एम नोट सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। विराम ऊर्जा, रेस्ट एनर्जी, मूविंग एनर्जी यहाँ पर आएगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में इसकी एनर्जी एच न्यू डैश। ठीक है, यहाँ पर इसका मास m है ना, तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एम सी स्क्वायर। ठीक है,
अब आगे देखिए h, इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ तो h न्यू डैश, ठीक है, इज इक्वल एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, सभी इक्वेशन बाद में काम आएगी। तो क्या हो जाएगा ये, h न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे देखिए इसको मैं एक्स एक्स मान रहा हूं, इसको मैं क्या मान रहा हूं, वाई एक्स। अब क्या लिखेंगे, एक्स एक्स के अनुदिश, एक्स एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण से फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, इस साइड कितना है, एक्स एक्स ये वाली है ना, कितना रहेगा, इसका कितना है, एच न्यू बाई सी, पी बराबर एच न्यू बाई सी, ठीक है, इज इक्वल रेस्ट इलेक्ट्रॉन इसका 0, इसका कितना हो जाएगा, देखो इस साइड कितना है, इस साइड आ रहा है आपके पास एच न्यू डैश बाई सी, कितना आ रहा है, एच न्यू डैश बाई सी, तो इसका आपको ये कंपोनेंट लेना है, यहाँ पर फाई है, तो ये यदि आर है तो ये क्या होता है, आर कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये एच न्यू डैश बाई सी और ये कोस फाई, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, P बराबर एम वी होता है, तो प्लस एम वी, इस एम वी का मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, इस एम वी का मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो यहां पर देखिए थीटा इस साइड है ना, तो यहां पर थीटा की वैल्यू माइनस में है, लेकिन कोस माइनस थीटा भी क्या होता है, प्लस का कोस थीटा होता है, तो प्लस एम वी कोस थीटा, प्लस एम वी कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये एच न्यू इज इक्वल एच न्यू डैश कोस फाई प्लस एम वी सी कोस थीटा, एम वी सी कोस थीटा, ठीक है। अब एम वी सी कोस थीटा, इसको अपनी जगह पर, इसको इस साइड एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई, ठीक है। तो अब एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, ये इक्वेशन 2, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको भी साइड में लिख रहा हूं, एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, ओके। अब देखिए आगे, वाई अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण से, वाई अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण से, देखिए फोटोन जा रहा है एक्स डायरेक्शन में और आपके पास वाई डायरेक्शन ये वाली है, तो यहां अपने एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसका मतलब एक्स में जाए, इसका मतलब वाई में उसकी कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो यहां पर इसका भी 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन पहले से रेस्ट में था, इज इक्वल पहले का टोटल मोमेंटम 0, ठीक है। अब फोटोन जा रहा है इस साइड, जब क्या आपको चाहिए ये वाला, यही चाहिए ना, तो ये कितना आता है, यदि ये आपके पास में कोस में आता है तो ये किस में आता है, साइन में, तो क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम क्या है, एच न्यू डैश बाई सी और ये साइन फाई। यहां पर मोमेंटम इस साइड एम वी है, आपको चाहिए ये वाला, वापस ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा ये एम वी
साइन थीटा, एम वी साइन थीटा। तो अब एम वी साइन थीटा इज इक्वल एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। तो अब क्या हो जाएगा, इस सी को मल्टीप्लाई यहां पर एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल एच न्यू डैश साइन फाई, ये इक्वेशन 3। इसको भी मैं साइड में लिख रहा हूं, एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल एच न्यू डैश साइन फाई। आई थिंक आपकी ये समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। ठीक है, कंपोनेंट करके आपको केवल वैल्यू लिखनी है। अब देखिए, अब केवल इन 3 समीकरण का खेल है और कुछ नहीं है यहां पर। इसी को केवल एड सब्सट्रैक्ट इस प्रकार से करना है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस प्रकार से। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर में एक रजत नाम का लड़का है, रजत, आई थिंक उसके भी ये कंपोनेंट समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब देखिए आगे, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर लिख लेना स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 and 3 एंड आफ्टर एडिंग, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 and 3 एंड एडिंग। तो क्या हो जाएगा जी, 2 और 3 का पहले वर्ग करना फिर जोड़ना है। तो समीकरण 1 का वर्ग एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल एलएचएस लिया अभी तक मैंने, आरएचएस क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, स्क्वायर है या तो एच का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस एच न्यू डैश साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो यहां पर केवल ये बचेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल यहां पर देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई चलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, अब पहले ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस 2ab माइनस 2 एच स्क्वायर साथ में है ए बी न्यू डैश कोस फाई, ये तो ये भी। ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर है ही, तो इसको क्या लिखेंगे एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर ये साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल, यहां पर देखिए ये एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर यहां पर भी कॉमन है और एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर यहां पर भी कॉमन है, तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसको क्या लिख देंगे अपन एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, अब क्या बच रहा है माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश और ये कोस फाई, ये इक्वेशन 4। इसको भी लिख लेता हूं मैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ क्या मैं, माइनस
2h² न्यू न्यू डैश cos फाई। ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सी है? 4। अब देखिए आगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का यूज कर देंगे यहां पर। समीकरण 1 से क्या आ रहा है? ये आ रहा है mc² इज इक्वल, एक्सचेंज करना है, h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 c²। ठीक है ना? ऑन स्क्वायरिंग, इसका भी क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग करो इसका, ये m² c4, m² c4। अब इज इक्वल, ये a और ये b, तो h न्यू माइनस न्यू डैश, न्यू माइनस न्यू डैश। अब आगे देखिए भाई, प्लस m0 c², इस पूरे का होल स्क्वायर है, ऐसे ही है ना? तो m² c4, अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² क्या हो जाएगा? h² न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, ये a² प्लस b² m0² c4 प्लस b² प्लस 2ab, तो प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c²। ठीक है, आगे और देखिए, m² c4 इज इक्वल, इसको वापस खोलना है, h² न्यू स्क्वायर a² प्लस b² h² न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 h² न्यू न्यू डैश। ठीक है, प्लस m0² c4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश, और ये m0 c², m0 c², और ये इक्वेशन कौन सी है? 5, इक्वेशन 5। अब देखिए आगे, इसको लिख लेना। ठीक है, अब क्या करना है? इक्वेशन 4 से 5 को, 4 से 5 को कर लिया, 5 से 4 को कर लो, एक ही बात है ना? क्या करूँ, एक बार देख लेता हूँ, उसको चेक कर लेता हूँ। क्या करना है? m² c4 माइनस m² v² c²। हाँ, समीकरण 5 माइनस 4 से, 5 में से 4 को घटाना है। ठीक है, तो देखिए LHS की बात करते हैं पहले। m² c4 आ रहा है, वहां पर LHS क्या है? m² v² c²। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां पर बता रहा हूं, LHS हो गया। RHS की बात करेंगे तो देखो, जब घटाएंगे ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये प्लस का। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है वो इन दोनों से कैंसिल, भाई ये प्लस की वो माइनस की, आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, अब क्या बच रहा है? यहां पर देखिए -2 h² माइनस 2 h² न्यू न्यू डैश प्लस m0² c4, यही बच रहा है, प्लस 2 h न्यू माइनस न्यू डैश, और ये m0 c²। यहां पर ये बच रहा है, वहां पर लास्ट वाली टर्म प्लस वाली और बच रही है, प्लस माइनस में थी, घटाने पर प्लस में, प्लस h² न्यू न्यू डैश cos फाई। ठीक है, देखिए आगे, यहां पर
मैं एम स्क्वायर C4 पूरा कॉमन ले रहा हूं तो क्या बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच रहा है, ऐसा कुछ ये बच रहा है ना। और मैं ऐसे भी कर रहा हूं, इसमें C4 को यहां पर लिख रहा हूं, C4 को यहां पर लिख रहा हूं और एम स्क्वायर को यहां पर लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, मैं यहां पर माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, -2 h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच जाएगा 1, माइनस भी साथ में कॉमन लिया तो ये अब किस में हो जाएगी माइनस में, माइनस ये पूरी टर्म कॉमन तो माइनस cos फाई, ठीक है, प्लस m0 स्क्वायर C4 यहां से प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 C स्क्वायर, ये इक्वेशन आई थिंक 6 है, ये इक्वेशन समीकरण 6 ही होगी शायद, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी में आपने पढ़ा था रिलेटिविस्टिक मास, आपेक्षिकीय द्रव्यमान। जब रिलेटिविस्टिक मोशन होती है ना तब उस कंडीशन में जो पार्टिकल है उसका मास क्या हो जाता है चेंज, और वो कितना चेंज होता है उसका फॉर्मूला ये था कि m इज इक्वल m0 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आ रहा कुछ याद, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, m का हो जाएगा m स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा m0 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा m0 और यहां से रूट कैंसिल आउट, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस टर्म को यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल m0 स्क्वायर। तो यानी कहने का मीनिंग ये है कि ये जो क्वांटिटी है C4 तो ऐसे कैसे रहेगा, इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ गई m0 स्क्वायर, इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ गई m0 स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू अपन समीकरण 6 में पुट करते हैं, अतः समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, ये m0 स्क्वायर ये m0 स्क्वायर और ये C4 इज इक्वल -2 h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस cos फाई प्लस m0 स्क्वायर C4 यहां से प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और ये m0 C स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहां पर, ये टर्म कैंसिल हो गए भाई, ठीक है। अब देखिए वहां पर क्या बच रहा है 2h न्यू माइनस न्यू डैश, हाँ, और ये m0 C स्क्वायर, ये माइनस की टर्म इस साइड आएगी तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस cos फाई, 1 माइनस cos फाई, तो 2 कैंसिल, एक h भी कैंसिल, सही। तो अब न्यू माइनस न्यू डैश यहां से, और एक काम और करना, इस इक्वेशन को 7 दे लेना, बाद में काम आएगी। न्यू माइनस न्यू डैश यहां से, यहां पर क्या रहा न्यू डैश, उसको मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या बच रहा है h, ये m0 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां इस प्रकार से आप लोग सब तकड़मबाज हो तुम लोग, m0 C स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 माइनस cos फाई। अब यहां से देखो न्यू से न्यू कैंसिल, तो 1 अपॉन न्यू डैश, यहां पर 1 अपॉन न्यू, ठीक है, इज इक्वल h अपॉन m0 C स्क्वायर और ये 1 माइनस cos फाई। कोई दिक्कत नहीं।
यहां तक ठीक है ना। अब आगे, अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग जानते हो कि लेमडा बराबर क्या होता है, सी अपॉन न्यू, सी अपॉन न्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है ना, एक सी को मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक सी को यहां पर रहने दो। तो इस सी स्क्वायर में से मैं एक सी को यहां पर लेके आ रहा हूं, तो सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू इज इक्वल एच अपॉन एम नोट सी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और ये 1 माइनस कोस फाइव। अब क्या हो जाएगा, ये लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू, तो सी अपॉन न्यू डैश बराबर लेमडा डैश, तो ये हो जाएगा लेमडा डैश, ये माइनस लेमडा इज इक्वल एच अपॉन एम नोट सी, एम नोट सी, और ये 1 माइनस कोस फाइव, 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है। अब देखिए, अतः कॉम्पटन विस्थापन, दोनों का अंतर वेवलेंथ का डिफरेंशियल होता है कॉम्पटन विस्थापन। अतः कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट डेल लेमडा, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल एच अपॉन एम नोट सी, और ये 1 माइनस कोस फाइव। ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है ना। अब देखिए, सिंस एच अपॉन एम नोट सी जो है, इसकी वैल्यू आती है फोटोन के लिए 0.0242 एंगस्ट्रॉन, एक्स रेज के लिए क्या आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो अब आपके पास में देखो क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज में लेना है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये डेल लेमडा इज इक्वल 0.0242 और ये 1 माइनस कोस फाइव एंगस्ट्रॉन। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है वो देखो आप लोग, कब होगी, इफ कोस फाइव की वैल्यू क्या हो जाए -1, यानी फाइव की वैल्यू क्या हो जाए 180, फाइव की वैल्यू क्या हो जाए 180। 180 का मतलब इस साइड आ रहा था ना, वापस कोलिजन करके इसी साइड चला जाए, इस साइड आ रहा था वापस कोलिजन करके उसी डायस में क्या हो जाए रिपेल हो जाए। तो ये हो जाएगा, तो उस कंडीशन में डेल लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, इसको कहते हैं अपन अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट 0.02421, कोस फाइव की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये एंगस्ट्रॉन में ये 2 हो गया, 2 से गुणा कर दो इसको 0.0484 एंगस्ट्रॉन, ये इसका मैक्सिमम आ गया, ये आ गया भाई इस प्रकार से। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आपको ये प्रूव करना है इस कॉम्पटन इफेक्ट के आधार पर, कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन प्रभाव के आधार पर कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। तो उसको आप इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, क्योंकि कॉम्पटन शिफ्ट क्या आ रही है, ये वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य क्या होती है, ये वाली, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉन प्रास में होती है। जबकि नाभिक क्या होता है, नाभिक होता है आपके पास फर्मी ऑर्डर का, नाभिक किस ऑर्डर का होता है, फर्मी ऑर्डर का, और जबकि उसकी वेवलेंथ क्या है एंगस्ट्रॉन प्रास में, इस कारण वो नहीं रह सकता, ठीक है ना। इसको राइट डाउन कीजिए आप लोग।
चलो ठीक है, फिर काफ़ी टाइम हो गया, इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है ना। इससे आगे इसके 2-3 इसके एप्लीकेशंस हैं भाई, इस थीटा की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, और ये जो आपके पास में जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके।